नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रारंभ करते हैं आधुनिक शिक्षण विधि के अंतर्गत जो पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, जो हमारे सामने है। अर्थात हम किसी भी चीज़ को जो सीखते हैं और सीखने की जो प्रक्रिया है, मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि वही शिक्षण सफल होता है जिसमें करके सीखने पर विशेष बल दिया जाता है। आपको पता है प्राथमिक स्तर के छात्रों पर हम देखते हैं किंडरगार्टन पद्धति है, बालोद्यान के अंतर्गत बालक को हर कोई नवीन ज्ञान का जो शिक्षण कराया जाता है वो करके सिद्धांत पर, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रत्यक्ष विधि को ही एक अन्य नाम मात्र पद्धति या निर्वात विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो प्रोफेसर वीपी वकील मुंबई में है। इन्होंने इस विधि का प्रवर्तन किया है। इस विधि के जो समर्थक के रूप में गेटे और जेसपर्सन को जाना जाता है तथा वामन शिवराम आप्टे को इस विधि का विरोधी कहा जाता है। अर्थात वामन शिवराम आप्टे ने इस विधि का समर्थन नहीं किया है। ये जो विधि है, इस विधि में भाषा के मौखिक स्वरूप पर, भाषा का जो मौलिक स्वरूप है उस मौलिक स्वरूप पर विशेष बल दिया है, उसकी प्रधानता इसमें रखी गई है। और इस विधि में मातृभाषा में शिक्षण कार्य को सर्वथा निषिद्ध बताया गया है। और इन्होंने कहा है कि संस्कृत में ही संवाद हो, संस्कृत में ही विचार अभिव्यक्ति हो, संस्कृत में ही पठन पाठन हो, संस्कृत में ही अध्ययन अध्यापन हो। अर्थात संस्कृत में चिंतन मनन और पठन पर विशेष बल इस विधि के अंतर्गत दिया गया है। प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उन छात्रों के अंदर स्वाभाविक रुचि उत्पन्न करने को दृष्टिगत रखते हुए मौखिक अभ्यास पर विशेष बल देते हुए मौखिक अभ्यास की प्रधानता इस प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत रखी गई है। और जब पाठ्य योजना के अंतर्गत काठिन्य निवारण और व्याख्या, किसी प्रसंग विशेष की व्याख्या के अवसर पर जो विशेष शिक्षण के जो सोपान हैं, उस सोपान के अंतर्गत जब हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो दृश्य श्रव्य साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग हो और पर्यायवाची शब्दों का, और नाटक के अंतर्गत जिस प्रकार से अभिनय किया जाता है तो अभिनय के माध्यम से या किसी स्थूल वस्तुओं के प्रदर्शन के माध्यम से हमें व्याख्या और काठिन्य निवारण को स्पष्ट करना चाहिए, ऐसा इस प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत समझाया गया है। मैंने बता दिया था कि किंडरगार्टन के स्तर पर अधिक प्रभावी है ये विधि, जो प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए अधिक प्रभावी है, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं वो करके सीखने के माध्यम से किसी भी भाषा का या किसी भी ज्ञान का आसानी से और चिरस्थायी होने वाले ज्ञान का अवगमन करने में समर्थ होते हैं। और यह विधि है जो अभिव्यक्ति एवं शुद्ध उच्चारण के कौशल के विकास में सहायक होती है। अभिव्यक्ति और शुद्ध उच्चारण कौशलों के विकास में सहायता मिलती है इस विधि के माध्यम से। आंग्ल भाषा के लिए यह प्रत्यक्ष विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी गई है, क्योंकि अंग्रेजी एक विश्लेषणात्मक भाषा मानी जाती है जबकि संस्कृत एक संश्लेषणात्मक भाषा मानी गई है। इस लाइन को विशेष देख लेना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत भाषा की पद्धति कौन सी है। संस्कृत एक संश्लेषणात्मक भाषा मानी गई है। हु परिकर की विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक तथा वामन शिवराम आप्टे की मनोवैज्ञानिक तथा वकील की इस नवीन विधि के सम्मिश्रण के कारण यह संयुक्त या समन्वय विधि के नाम से भी जानी जाती है। और व्याख्या हेतु जब इसी प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत यदि हम व्याख्या करते हैं और वो व्याख्या का कार्य मातृभाषा में हो तो इसी को ही वार्तालाप या संवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। संक्षेप में ये सार प्रत्यक्ष विधि, मातृ पद्धति या निर्वात विधि का है। अगली विधि पर चलते हैं। दूसरी है संरचनात्मक उपागम। उपागम का मतलब होता है साधन। कौन से साधन? संरचना के साधन। वाक्य संरचना के जो साधन है, वाक्य संरचना अर्थात वाक्य के निर्माण के लिए जो जिन की आवश्यकता होती है वो वाक्य संरचना के अंतर्गत आते हैं।
इस विधि में वाक्य संरचना के माध्यम से वाक्यों के संगठन पर विशेष बल दिया गया है और भाषा को सीखने के लिए भाषा के अवगमन हेतु वाक्य का ज्ञान परम आवश्यक बताया गया है। जब प्रत्यक्ष और साक्षात अनुभूत जन्य ज्ञान की प्रधानता इसमें होगी, क्योंकि हमारे सामने या हमारे द्वारा अनुभूत जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से किसी भी भाषा को सीखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जैसे संभाषण के माध्यम से हम किसी भी भाषा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसके अंतर्गत कहा है कि वाक्य संरचना के अंतर्गत ही जब वाक्य की संरचना वाक्य का स्ट्रक्चर बताया जाता है, उसी समय कारक जैसे कर्ता कर्म के माध्यम से, उपसर्ग के माध्यम से, अव्यय के माध्यम से, निपातों के माध्यम से ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और यह विधि है जो व्याकरणात्मक और शब्दकोशात्मक ज्ञान के प्रस्तुतिकरण के हेतु अत्यधिक सहायक होती है। अगली विधि है नियोजित अध्ययन विधि। तीसरी विधि है नियोजित अध्ययन विधि। नियोजित का मतलब होता है एक कोई विधि विधान, एक कोई तरीका, मतलब किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व उसको प्रखंडों में, भागों में विभाजित करके शिक्षण कार्य करवाया जाता है। अर्थात एक कोई बड़ी पाठ योजना है या कोई बड़ा पाठ हमारे को शिक्षण कार्य करवाना है, तो उस पाठ को टुकड़ों में विभाजित करके, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके फिर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है। पहले उसको खंडों में विभाजित किया जाता है, फिर उसको प्रखंडों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रखंडों के बाद में उस प्रखंड को एक चौखट के, एक फ्रेम के अंतर्गत विभाजित करके फिर उसका शिक्षण कार्य करवाया जाता है। छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके, छात्रों में शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास की उत्पत्ति हो सके या आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके, इसलिए प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण का जो सोपान है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के सोपान के उपरांत प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अर्थात 2 सोपान के उपरांत कुछ प्रश्न छात्रों को दिए जाते हैं, जिनका उत्तर देकर के छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन कर सके और उनमें आत्मविश्वास की भावना दृढ़ हो सके। अगला है वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, आपने देखा होगा डिस्टेंस एजुकेशन से जो हम कोर्स किए जाते हैं, उस प्रणाली के अंतर्गत इस नियोजित अध्ययन विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। और जो शिक्षण के जो सॉफ्टवेयर हैं, शिक्षण के अंतर्गत काम आने वाले जो यंत्र हैं, उन यंत्रों के प्रयोग में भी इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। छात्र स्वयं अध्ययन करने में दक्ष हो, छात्र स्वयं पढ़ने में समर्थ हो, इस हेतु विशेष प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करके ये शिक्षण कार्य करवाया जाता है। सैद्धांतिक तथा मनोवैज्ञानिक स्तंभों पर ये विधि आधारित है। किसी सिद्धांत पर आधारित, मनोवैज्ञानिक सोपानों पर आधारित ये विधि है। और इस विधि के अंतर्गत जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, आपने स्किनर का पढ़ा होगा, उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की पर आधारित ये नियोजित अध्ययन विधि है। इसके अंतर्गत शिक्षक उद्दीपन का कार्य करता है और छात्र है जो अनुक्रिया करता है। शिक्षक किसी उद्दीपक के माध्यम से छात्र के द्वारा किए जाने वाले कार्य को पुनर्बलन देकर के छात्र के द्वारा अनुक्रिया करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। कुल मिलाकर के ये हमारी जो 3 विधियां थी वो आधुनिक शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती थी। पहली प्रत्यक्ष है, दूसरी संरचनात्मक उपागम है और तीसरी है नियोजित अध्ययन विधि। आगे हमारी जो अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास के अंदर हम प्रारंभ करेंगे संस्कृत भाषा की जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनका हम अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे, जो आपकी रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और अंत के अंदर जब शिक्षण विधियां हमारी पूरी हो जाएगी, उसके उपरांत हम विगत वर्षों में जो 8 2011, 12, 2015, 2017 में जितने भी पेपर हुए हैं, उनके अंतर्गत जितने भी संस्कृत भाषा के जो शिक्षण विधियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम संकलन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और एक एक प्रश्नों पर जो आने वाली कठिनाई है, उस कठिनाई का समाधान करने का प्रयास करेंगे।
इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।